नमस्ते बच्चों। आज हम पढ़ेंगे चीन के संविधान की विशेषताएं। चीन का संविधान जैसा कि हम जानते हैं कि यह एक साम्यवादी व्यवस्था पर आधारित देश है। चीन की राजनीतिक व्यवस्था साम्यवाद के इर्द गिर्द घूमती है। आज विश्व में चीन ही एकमात्र ऐसा साम्यवादी देश है जिसमें शासन की या हर एक राजनीतिक संस्था पर साम्यवादी दल का एकमात्र अधिकार है। तो चीन जो कि एक ऐसा देश है जहाँ की जो व्यवस्था है वो एक प्रकार से साम्यवादी व्यवस्था जो है साम्यवाद के दल के अनुसार जो चलती है उसके अनुसार चीन का संवैधानिक विकास हुआ और उसको हम पढ़ेंगे। तो चीन के संविधान में जो वर्तमान संविधान है वो 1982 का चीनी संविधान है। लेकिन 1982 के चीनी संविधान को पढ़ने से पहले बच्चों हम थोड़ा सा उसके संवैधानिक विकास की तरफ हम जाएंगे, क्योंकि चीन में कई संविधान बने। चीन में साम्यवाद की स्थापना के बाद 1 अक्टूबर 1949 को चीन में साम्यवादी क्रांति हुई और वहाँ पर साम्यवाद की स्थापना हुई और उसके बाद से चीन में निरंतर वहाँ पर संविधान बनते रहे, जिसमें सर्वप्रथम 1954 का संविधान बना। उस समय साम्यवादी क्रांति की स्थापना जब हुई, जब उस समय मौत से तुंग सर्वा था, वहाँ का तानाशाह था, मौत से तुंग के हाथ में वहाँ की व्यवस्था थी। तो 1954 का संविधान चीन में जो बना वो संविधान उसमें चीन में जनवादी, चीन के हर संविधान को हम पढ़ेंगे तो उसमें एक महत्वपूर्ण विशेषता है, वहाँ जनवादी गणतंत्र चीन के व्यवस्था को कहा गया। जनवादी गणतंत्र और जनवादी लोकतंत्रवाद चीन की व्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार है। तो इस प्रकार की व्यवस्था और साम्यवाद समाजवाद की स्थापना, इस तरह की कुछ महत्वपूर्ण जो विचारधाराएं हैं वो चीन के प्रत्येक संविधान का आधारभूत तत्व रहा है। तो हम थोड़ा सा उस संवैधानिक विकास के अंदर झांककर देखते हैं। तो ये समस्त विशेषताएं चीन के प्रत्येक संविधान या प्रत्येक संवैधानिक अवस्था में हमें देखने को मिलती है। फिर 1975 का संविधान चीन में बना। तो 1954 का संविधान एक टेम्परेरी व्यवस्था थी, एक संक्रमणकालीन व्यवस्था थी। तो उसमें फिर जनवादी चीन के जनवादी कांग्रेस जो है, जो वहाँ की व्यवस्थापिका है, उसने 1975 में नया संविधान अपनाया। यह संविधान भी वही मार्क्सवाद लेनिनवाद और माओवाद के सिद्धांतों पर आधारित था, मतलब समाजवाद या साम्यवाद उसका लक्ष्य था। और यह संविधान भी चीन को एक जनवादी गणराज्य घोषित करता है। तो इस प्रकार इसमें भी एक साम्यवादी नेतृत्व का उल्लेख किया गया था। उसके बाद 1978 का संविधान बना। 1978 का संविधान भी एक 1975 के संविधान के बाद की स्थितियों को पर तुरंत विचार करने के लिए 1978 के संविधान बना, क्योंकि उस समय मौत से तुंग का निधन हो चुका था और उसकी नीतियों पर पुनर्विचार करने के लिए चीन में 1978 का संविधान बनाया, ताकि बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार चीन में नए संविधान का निर्माण किया जा सके। तो इस प्रकार चीन में 1978 का संविधान बना। उसमें भी कहा गया कि चीन जो है वो जनवादी सरवारा वर्ग की तानाशाही वाला एक समाजवादी राज्य होगा, जिसमें जो नेतृत्व है सत्ता का वो श्रमिक वर्ग के हाथ में रहेगा। और इस प्रकार श्रमिक और किसानों के बीच में अटूट संबंध होंगे। तो इस प्रकार की जो व्यवस्था है वो चीन के हर एक संविधान का आधार रही है। तो इस प्रकार चीन के जो संविधान है उसमें कहा गया है कि जो नेतृत्व है सत्ता का वो साम्यवाद दल के हाथ में रहेगा और जनता का वो नेतृत्व करेगा। तो जनता कहने का मतलब ये कि जनता साम्यवादी दल के माध्यम से या उसके नेतृत्व में शासन करेगी। तो इस प्रकार चीन की नई व्यवस्था भी उसी के अनुसार बनी। 1982 का अब हम पढ़ते हैं बच्चों वर्तमान संविधान, जो आपके अक्सर एग्ज़ाम में आता है इसका क्वेश्चन कि 1982 के चीनी गणराज्य के संविधान की मुख्य विशेषताएं क्या हैं। तो या वर्तमान संविधान या नया संविधान चीन का, तो इसको हम पढ़ेंगे कि चीन के नए संविधान के क्या आधारभूत तत्व है या क्या उसकी मुख्य विशेषताएं हैं। क्योंकि चीन में एक साम्यवादी व्यवस्था है, इसलिए चीन के इस संविधान को पढ़ना हमारे लिए ज़रूरी है ताकि हम उसकी समस्त व्यवस्था को समझ सकें। तो 1982 का संविधान चूँकि उसकी वो क्यों बना, किस पृष्ठभूमि में बना, क्योंकि 1976 तक चीन में मौत से तुंग का राज था, उसकी सत्ता थी। तो 1976 में जैसे ही मौत से तुंग का निधन हुआ, चीन की समस्त आर्थिक सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था में मौत से तुंग का जो योगदान था उस पर पुनर्विचार करने के लिए एक
एक नए संविधान की आवश्यकता महसूस हुई, तो 1978 में संविधान पर विचार करने के लिए पुनर्निरीक्षण समिति का गठन हुआ, जिसने कि वहाँ की राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस को अपनी रिपोर्ट भेजी और उस आधार पर एक नए संविधान का राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस ने निर्माण किया और यह नया संविधान 4 दिसंबर 1982 को स्वीकृत हुआ और लागू किया गया। अब इसके अनुसार ये संविधान यह कहता है कि अब समाज में कोई वर्ग संघर्ष नहीं है और किसी तरह का कोई क्रांति नहीं है। तो इस प्रकार यह मौत से तुंग के उस विचार से बिल्कुल अलग है, जो यह कहता था कि सतत क्रांति या सतत संघर्ष ही सत्ता का आधार है। तो उसको बिल्कुल पलटकर एक नई क्रांति, एक नई विचारधारा को अपनाया गया। तो इस प्रकार मौत से तुंग के जो एक सांस्कृतिक क्रांति या सतत क्रांति की योजना को बिल्कुल छोड़कर कह दिया गया कि अब चीन जो है उससे बिल्कुल पृथक हो गया है। तो इस प्रकार हम देखें तो 1949 के बाद चीन में यह चौथा संविधान है चीन का। इस संविधान में चीन में राज्य अध्यक्ष पद की यानी राष्ट्रपति पद की स्थापना की गई, जिसको कि मौत से तुंग के निधन के बाद समाप्त कर दिया गया था। तो इस प्रकार चीन में नया संविधान लागू होने के बाद कुछ शासन व्यवस्था में नए परिवर्तन किए गए। किस प्रकार किए गए उसको हम चीन के संविधान की विशेषताओं में पढ़ेंगे। तो हम देखें तो चीन के वर्तमान संविधान का आधार भी मार्क्सवाद, लेनिनवाद और माओवाद के सिद्धांती है। चीन का वर्तमान संविधान या चीन की वर्तमान शासन व्यवस्था भी मार्क्सवाद, लेनिनवाद और माओवाद के सिद्धांतों पर आधारित है। तो माओवाद क्या है? मार्क्सवाद और लेनिनवाद को चीन की परिस्थितियों में व्यवहारिक रूप से लागू करना, उन विचारधाराओं को माओवाद है चीन की वर्तमान परिस्थितियों के संदर्भ में। तो इस प्रकार हम देखें तो चीन का संविधान उन विचारधाराओं पर आज भी आधारित है। तो हम चीन के संविधान जो 1982 का संविधान है उसकी विशेषताओं को हम पढ़ेंगे। तो वर्तमान चीन को जनवादी गणराज्य कहा गया है। इस जनवादी चीन के नए संविधान में कुल मिलाकर 138 अनुच्छेद है, जो 4 अध्यायों में या भागों में विभाजित हैं। तो इस प्रकार इस संविधान में कुछ नया विद्वान मानते हैं। नया क्या है कि इसमें जनवादी चीन की स्थापना से लेकर अब तक के सारे ऐतिहासिक अनुभवों का इसमें संकलन है और उसको कानून का रूप एक प्रकार से दिया गया है। दूसरा, समाजवादी रास्ते पर चलने के लिए चीन में 4 सिद्धांतों को अपनाया गया है इस संविधान में। एक सरबराह वर्ग की तानाशाही, दूसरा साम्यवादी दल का नेतृत्व, तीसरा मार्क्सवादी, लेनिनवादी और माओ के मौत से तुंग की विचारधाराओं का संकलन है इसमें। और इस प्रकार और चौथा यह संविधान समाजवादी समाज के साथ साथ एक समाजवादी सभ्यता के निर्माण का प्रयास भी करता है या इसका प्रमुख आधार है। तो इस प्रकार हम इसकी चीन के वर्तमान संविधान की विशेषताएं संक्षिप्त में पढ़ेंगे। पहली विशेषता संक्षिप्त संविधान है। चीन का यह संविधान पिछले संविधानों की तुलना में व्यापक ज़रूर है, लेकिन अन्य देशों के संविधानों से हम तुलना करें तो एक संक्षिप्त छोटा संविधान है। इसमें 138 अनुच्छेद है और 4 भागों में यह विभाजित है। तो इस प्रकार यह संविधान चीन के जो भी संवैधानिक जो एक विकास रहा है उसका एक संकलन है और उसमें विभिन्न तरह से चीन की शासन व्यवस्था का एक प्रकार से उसमें चीन की समझ साम्यवादी व्यवस्था को परिभाषित करने का प्रयास किया गया है। दूसरी विशेषता लिखित और निर्मित संविधान। नया संविधान लिखित संविधान है, निर्मित संविधान है, जिसका निर्माण एक पुनर्निरीक्षण समिति और वहाँ की राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस ने किया है। तो ये एक लिखित संविधान है जो 138 अनुच्छेदों में और 4 अध्यायों में लिखा गया है। तो इस प्रकार चीन का संविधान एक निर्मित और लिखित संविधान माना जाता है। तीसरी विशेषता, अगर हम संविधान संशोधन की दृष्टि से बात करें तो यह संविधान सैद्धांतिक रूप से तो कठोर है, लेकिन व्यवहारिक रूप से देखें तो यह लचीला संविधान है। चीन का संविधान कठोर संविधान कहलाता है। यदि संविधान में संशोधन की हम बात करें तो राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस संविधान में संशोधन के लिए साधारण कानून निर्माण की प्रक्रिया से भिन्न प्रक्रिया को अपनाती है। इसलिए यह संविधान एक कठोर संविधान है, क्योंकि इसमें संविधान में संशोधन के लिए राष्ट्रवादी जनवादी कांग्रेस को टोटल 1/5 सदस्यों का बहुमत चाहिए। 1/5 सदस्य द्वारा प्रस्तावित होना चाहिए संविधान संशोधन विधेयक
और 2/3 सदस्यों के द्वारा, राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस के कुल 2/3 सदस्यों के द्वारा वह स्वीकृत होना चाहिए। तो इस प्रकार चीन का संविधान हम देखें तो कठोर है, लेकिन हम यह भी देखते हैं कि चीन में एकमात्र दल का वर्चस्व है, साम्यवादी दल का, इसलिए संविधान में संशोधन करना कोई मुश्किल काम नहीं होता है। जैसा साम्यवादी दल क्योंकि बहुमत सत्ता राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस में साम्यवादी दल की होती है, तो संविधान में संशोधन भी उसकी इच्छा अनुसार हो जाता है, तो सरल हो जाता है संविधान में संशोधन। चौथी विशेषता है जनवादी लोकतांत्रिक तानाशाही। चीन के संविधान में चीन को सर्वहारा वर्ग की तानाशाही पर आधारित एक समाजवादी राज्य कहा गया है। साथ ही यह भी कहा गया है कि जनवादी जो चीन है वह जनवादी लोकतांत्रिक तानाशाही वाला एक समाजवादी राज्य होगा। तो इस चीन के नए संविधान में जनवादी लोकतांत्रिक तानाशाही शब्द को अपनाया गया है। इसका मतलब बच्चों ये जनवादी लोकतांत्रिक तानाशाही मतलब कि नागरिकों को शासन व्यवस्था में पूर्ण अधिकार है। हर स्तर पर विभिन्न जनसभाओं का, राष्ट्रीय जन कांग्रेसों का गठन किया गया है, जिसमें जनता को पूर्ण रूप से शासन व्यवस्था में अधिकार दिया गया है और सरकार के विभिन्न जनता को सरकार के विभिन्न अंगों और कार्यों पर नियंत्रण का अधिकार दिया गया है। लेकिन साथ ही साथ लोकतांत्रिक तानाशाही मतलब कि वहाँ पर बहुसंख्यक जो श्रमिक वर्ग है सत्ता पर उसका अधिकार रहेगा और उसका अल्पसंख्यक वर्ग जो पूंजीपति है उस पर नियंत्रण रहेगा। इस दृष्टि से इसका मतलब हम समझे तो सर्वहारा वर्ग की तानाशाही है वहाँ पर, या मजदूर वर्ग की तानाशाही को वहाँ की शासन व्यवस्था का आधार बनाया गया है। पांचवा, जनवादी गणतंत्र। चीन के नए संविधान में चीन को जनवादी गणतंत्र कहा गया है, जिसका मतलब ये है कि चीन की समस्त सत्ता वहाँ की जनता में निहित मानी गई है और इसका प्रयोग वहाँ की जनता राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस, स्थानीय जनवादी कांग्रेस और अन्य जन कांग्रेसों के माध्यम से जनता करेगी। तो इस प्रकार चीन में विभिन्न स्तरों पर अलग अलग जन कांग्रेसें स्थापित की गई है, जिसमें कि जनता को शासन व्यवस्था के संचालन में अधिकार दिया गया है। जनता शासन का संचालन जनता करती है। तो इस प्रकार चीन के नए संविधान में लोकतांत्रिक केंद्रवाद की दुहाई दी गई है। लोकतांत्रिक केंद्रवाद मतलब लोकतंत्र होगा लेकिन वो केंद्रीकृत होगा। कहने का मतलब ये है कि जनता को जनवादी कांग्रेसों में शासन व्यवस्था में अधिकार दिया गया है, लेकिन ये जनवादी कांग्रेस ऊपर से लेकर नीचे तक एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। ऊपर वाली जनवादी कांग्रेस का नीचे की स्तर पर, उसके ऊपर की उसके नीचे लेवल की जनवादी कांग्रेस पर नियंत्रण रहेगा। कहने का मतलब ये कि एक केंद्रीकृत व्यवस्था है, लोकतंत्र है लेकिन वहाँ पर एक केंद्रीकृत व्यवस्था है कि सारी सत्ताएं एक दूसरे के साथ नियंत्रित है या जुड़ी हुई है। तो इस प्रकार लोकतांत्रिक केंद्रवाद चीन की शासन व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण मार्गदर्शक सिद्धांत है कि चीन में शासन के विभिन्न स्तर है और वहाँ पर विभिन्न निर्वाचित कांग्रेसें हैं, लेकिन वो सब एक दूसरे को नियंत्रित करने का कार्य करती है। तो इस प्रकार लोकतंत्र है लेकिन केंद्रवाद यही कहता है कि हर स्तर का पदाधिकारी जैसे ऊपर का नीचे, उसके ऊपर का अपने नीचे के अधिकारी पर नियंत्रण रखेगा। तो इस प्रकार का कठोर नियंत्रण चीन की शासन व्यवस्था का आधार है। छठी विशेषता है बहुराष्ट्रीय राज्य। चीन बहुराष्ट्रीयता वाला राज्य है जिसमें 56 राष्ट्रीयताएं निवास करती हैं। इनमें हान राष्ट्रीयता जो चीनी है वो सबसे ज़्यादा है। वहाँ की समस्त जनसंख्या का 93% हान राष्ट्रीयता का है। बाकी अन्य राष्ट्रीयताएं भी हैं, उन सभी राष्ट्रीयताओं में बहुत ही विभिन्नताएं हैं। इस प्रकार हम देखें तो चीन में लेकिन उन सभी राष्ट्रीयताओं को पर्याप्त स्वतंत्रताएं और उनकी संस्कृति को अक्षुण्ण रखने के जो अधिकार है उनको प्राप्त है। अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति का अधिकार समस्त राष्ट्रीयताओं को प्राप्त है। सातवीं विशेषता लोकतांत्रिक केंद्रवाद। जैसा कि हमने अभी पढ़ा बच्चों, लोकतांत्रिक केंद्रवाद मतलब चीन के नए संविधान में कहा गया है कि चीन के सभी जो शासकीय अंग है या सत्ताएं हैं, जो संस्थाएं हैं, वो लोकतांत्रिक केंद्रवाद के सिद्धांत के अंतर्गत काम करेगी। लोकतांत्रिक केंद्रवाद का सिद्धांत मुख्यतः साम्यवाद या माओ के सिद्धांतों पर आधारित है, जो यह कहता है कि चीन की राजनीतिक व्यवस्था लोकतांत्रिक भी है और केंद्रवादी भी है। मतलब लोकतंत्र के आधार पर वहाँ केंद्रवाद है
और केंद्रीयवादी निर्देशन के अंतर्गत वहाँ लोकतंत्र चलेगा। मतलब लोकतंत्र है लेकिन वो उसको केंद्रीकृत व्यवस्था के अंतर्गत संचालित किया गया है। लोकतांत्रिक केंद्रवाद का तात्पर्य बच्चों कि लोकतांत्रिक और केंद्रवाद दो विरोधी प्रवृत्तियां हैं, लेकिन चीन के नए संविधान में उसको एक साथ करने का प्रयास किया गया है कि लोकतंत्र का मतलब ये है कि जनता हर एक लेवल पर जनता के लिए वहाँ पर जनवादी कांग्रेस की स्थापना की गई है, जनता को सत्ता में अधिकार दिया गया है। लेकिन साथ ही साथ केंद्रवाद यह भी कहता है कि अपने से उच्च अंग जो है वो निम्न अंगों पर नियंत्रण स्थापित करेगा। तो इस प्रकार उच्च अंग का निम्न अंग पर प्रतिबंध है और उसको उसके आज्ञाओं नीचे के अंग को ऊपर की सत्ता का पालन करना अनिवार्य है। तो इस प्रकार वहाँ की समस्त जो सत्ता है या जो समस्त राजनीतिक शक्ति है वो एक सेंटर के अंतर्गत संचालित होती है, लोकतंत्र होने के बावजूद भी। आगे हम पढ़ेंगे बच्चों कल की क्लास में।